खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर के मौर्यों ने किया, वही काम दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत में हैं, तो सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में हैं। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं। मौर्यों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए, तो सातवाहनों ने भी अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। अमरावती, गोली, यज्ञपेटा, घंटसाल, भट्टीप्रोलु, नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पितलखोरा, नासिक, भाजा, कारले, जुन्नार, बेदसा, कोंडने आदि स्थानों की बौद्ध गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। फिर भी इतिहासकार हिंदू धर्म के उन न्यायिकों में सातवाहनों की गणना बड़े चाव से करते हैं, जबकि सातवाहनों के बनवाए एक भी मंदिर और देवी देवता की मूर्तियां हमें नहीं मिलती है। बताया गया है कि सातवाहन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ रचाए। आखिर जब सातवाहन राजे संस्कृत नहीं जानते थे, तो फिर किस भाषा के मंत्र श्लोकों से उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ रचाए थे। गुप्त काल प्राचीन भाषा का स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग की परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों द्वारा खड़ा किया गया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीट कर इतिहासकार गुप्त कला से जोड़ते हैं, उस अजंता पर न तो गुप्त राजाओं का शासन था और न संरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुतः मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतें गुप्त राजाओं की देन बताई जाती है, वह वस्तुतः नागों की है। जिस लाट पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है, वह सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिला पट्टर लगा है, वह सुदर्शन झील भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वह शाही महल मौर्यों का था। जिस गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, वह गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है, वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगान है, उनकी प्राय प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। ऑस्कर वॉन हिनबुर और पीटर स्किलिंग ने सोका यूनिवर्सिटी, टोक्यो में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस बौद्धोलॉजी के लिए लिखे गए शोध पत्र एन इंस्क्राइब्ड कुषाण बोधिसत्व फॉर्म वडनगर में बताया है कि गुजरात स्थित वडनगर का बौद्ध मठ, जो दूसरी से 7वीं सदी का है, वह मूलतः महिला बौद्ध भिक्षु का आवास है। यदि यह निष्कर्ष सही है, तो माना जाएगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए अलग महिला छात्रावास बनाने का श्रेय बौद्धों को है। प्राचीन अवशेष दूसरी से 7वीं सदी के दौरान बने एक बौद्ध मठ के हैं। माना जा रहा है कि इस मठ में महिला बौद्ध भिक्षु रहती थी। अभी तक भारत के किसी हिस्से में महिला बौद्ध भिक्षुओं के रहने और अस्तित्व के मानिद कोई ठोस पुरातात्वीय साक्ष्य नहीं मिला था। ऐसे में इस मठ का मिलना ऐतिहासिक नजरिए से बेहद अहम है। ऑस्कर वॉन हिनबुर और पीटर स्किलिंग ने टोक्यो स्थित सोका यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस बुद्धोलॉजी के लिए लिखे गए अपने सालाना शोध पत्र एन इंस्क्राइब्ड कुषाण बोधिसत्व फॉर्म वडनगर। बुद्ध की पहली मूर्ति चीन की है, दूसरी भारत की। पानी में डूबी पहली मूर्ति पूर्वी चीन के होंगमैन जलाशय का पानी कम होने से दिखाई पड़ती है। तस्वीर नवनीत कुशवाहा की बाल से है। आश्चर्य की भारत में जहां पानी में डूबी या माटी से धसी बुद्ध की मूर्तियों के सिर अमूमन टूटे मिलते हैं, वहीं चीन वगैरह में बुद्ध की मूर्तियों के सिर सुरक्षित है। जहां यज्ञ होगा वही बलि प्रथा होगी, जरूरी नहीं है। बलि की परंपरा केल्ट लोगों में थी, स्लाविक लोगों में थी, जर्मेनिक लोगों में थी। क्या ये सभी लोग यज्ञ कर रहे थे? बलि की परंपरा मेसोपोटामिया में थी, फोनिशिया में थी, अफ्रीका में थी। क्या ये सभी देश यज्ञ कर रहे थे? भारत के अनेक आदिम समाज में, ट्राइब्स में, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सीलों पर बलि का दृश्यांकन है। क्या ये सभी यज्ञ कर रहे थे? बुद्ध ने बलि का विरोध किया, जीव हिंसा का विरोध किया।
इसका कतई मतलब यह नहीं है कि वे वैदिक यज्ञ का विरोध कर रहे थे। ये अग्नि होम वाला वैदिक यज्ञ, जिसे अवेस्ता में यष्न कहा गया है, बुद्ध के बाद भारत में आया है।